नमस्कार। एडू झा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज समय में एक लंबा सफर तय करते हैं भारत की एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के रहस्यों की दुनिया में जिसकी कहानी आज भी आप यकीन मानिए बड़े बड़े इतिहासकारों को हैरान कर देती है। पता है क्यों? क्योंकि एक ऐसी दुनिया है जिसकी अपनी आवाज हम आज तक सुन नहीं पाए हैं। ये देखिए, ये है हड़प्पा या कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास पहचान, उनकी एक मुहर। ये मोहरें ना सेलखड़ी नाम के एक मुलायम पत्थर से बनाई जाती थीं और इन पर आप देख सकते हैं जानवरों के कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं। पर असली सवाल तो कुछ और ही है। इन जानवरों के ठीक ऊपर ये जो निशान देख रहे हैं, ये क्या हैं? इनका मतलब क्या है? असल में यही तो वो 4000 साल पुराना रहस्य है। ये एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक कोई, जी हां, कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और बस यही एक राज हमें उस पूरी खोई हुई दुनिया की पड़ताल करने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा आज का ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस अनसुलझी कहानी की शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे उनके कमाल के नियोजित शहर और उनका उन्नत जीवन। उसके बाद उनके शिल्प और व्यापार की दुनिया में गोता लगाएंगे। फिर हम सत्ता और पतन के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आखिर में वो सारे जरूरी तथ्य देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक अनसुलझी कहानी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम उनकी भाषा ही नहीं पढ़ सकते तो फिर हम उनके बारे में जानते कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है उन चीजों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए, जैसे कि उनकी ईंटें, उनके बनाए मनके और उनकी अस्थियां। और इस सभ्यता का फैलाव, सच कहूं तो जबरदस्त था। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ सिंधु नदी के आसपास थी। नहीं, ये आज के पाकिस्तान के पंजाब और सिंध से लेकर भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और यहां तक के जम्मू तक फैली हुई थी। मतलब अगर आप एरिया की बात करें ना, तो ये उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब सोचिए, इतने बड़े इलाके को एक साथ जोड़े रखने के लिए क्या सिर्फ गांव काफी होंगे? बिल्कुल नहीं। और यहीं पे हड़प्पा सभ्यता की सबसे हैरान करने वाली, सबसे अनोखी बात सामने आती है। उनके शहरी केंद्र। ये कोई आम गांव नहीं थे, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए एडवांस्ड शहर थे। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है मोहनजोदड़ो। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। क्या ये किसी भी एंगल से एक ऐसे शहर जैसा लगता है जो बस यूं ही बस गया हो? नहीं ना। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी ने पहले पूरा नक्शा कागज पर तैयार किया और फिर उसे जमीन पर बनाया। पूरा शहर मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये दो हिस्से थे, एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। दुर्ग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, शहर के पश्चिमी हिस्से में एक ऊंची जगह पर बनाया गया था। यह साइज में तो छोटा था, लेकिन सारी जरूरी इमारतें जैसे कि ग्रेट बाथ शायद यहीं पर थीं। और दूसरी तरफ पूर्वी हिस्से में था निचला शहर, जो एरिया में बहुत बड़ा था। ये वो जगह थी जहां आम लोग रहा करते थे। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में जो सबसे कमाल की बात थी वो थी इसकी रेगुलरिटी। सड़कें और गलियां एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में थी, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। और नालियों का सिस्टम, अरे हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियों का एक शानदार नेटवर्क था। और हाँ, सबसे हैरान करने वाली बात तो ईंटें थी। आप सोच कर देखिए, चाहे वो धूप में सुखाई गई हों या भट्टी में पकाई गई हों, पूरे पूरे इलाके में उनका साइज और अनुपात एक जैसा था। दुर्ग में ही बना विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ये एक बहुत बड़ा आयताकार तालाब जैसा है जिसके चारों ओर गलियारे बने हुए हैं। और पानी लीक ना हो इसके लिए पता है क्या इस्तेमाल हुआ? जिप्सम और बिटुमेन। जबरदस्त। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक काम या अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। अब देखिए, इतने एडवांस शहर हैं तो उनको चलाने के लिए एक मजबूत इकोनॉमी भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब जरा हड़प्पा के लोगों की आर्थिक जिंदगी में झांकते हैं और देखते हैं उनके शिल्प और व्यापार को। हड़प्पा के लोग ना बहुत ही कुशल कारीगर थे। पत्थर हो, शंख हो या फिर तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी धातुएं, वो इन सब से तरह तरह की चीजें बनाते थे। औजार, हथियार, गहने, बर्तन, सब कुछ। और ये कोई छोटे मोटे स्केल पर नहीं होता था। कुछ जगहें तो जैसे कि चन्हूदड़ो थी ही पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड। ओके, अब ये जो स्लाइड है ये एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि इतना सब कुछ बनाने के लिए रॉ मटेरियल आता कहां से था? तो देखिए, तांबा आता था राजस्थान और शायद ओमान से।
सोना पहुंचता था दक्षिण भारत के कर्नाटक से, टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से, बेशकीमती लाजवर्द मणि मंगाई जाती थी अफगानिस्तान के शोर्तुगाई से, और कार्नीलियन गुजरात के लोथल से। मतलब आप बस उनके ट्रेड नेटवर्क की पहुंच देखें। और उनका व्यापार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। जी नहीं, हमें मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के पुराने लेखों में मेलूहा नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है, जिसके साथ वो व्यापार करते थे। और ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये मेलूहा और कोई नहीं बल्कि हड़प्पा का ही इलाका था। और इसका सबूत मेसोपोटामिया में मिली हड़प्पा की मोहरें, उनके बाट और मनके, ये सब इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को कंफर्म करते हैं। तो ठीक है, हमने उनके शहर देख लिए, उनका व्यापार भी समझ लिया, लेकिन अब हम उन दो सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवालों पर आते हैं जिनका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। पहला, इतने बड़े, इतने ऑर्गेनाइज समाज पर राज कौन करता था? और दूसरा, आखिर इसका अंत कैसे हुआ? देखिए, इस बात के पक्के संकेत मिलते हैं कि कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो जरूर थी। आप खुद सोचिए, जम्मू से लेकर गुजरात तक हर जगह ईंटों का साइज एक जैसा, मोहरे और वजन के बाट एक जैसे, खास जगहों पर प्लानिंग के साथ बस्तियां बसाना, क्या ये सब किसी एक पावरफुल सेंटर के बिना मुमकिन है? शायद नहीं। पर सवाल वही है, ये कौन था? कोई एक राजा या पुजारियों की कोई कमिटी? हमें आज तक ना कोई महल मिला है, ना कोई शाही कब्र। इसलिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब आते हैं पतन की कहानी पर। सबसे पुरानी और सबसे फेमस थ्योरीज में से एक थी आर्यों के आक्रमण की थ्योरी। 1947 में एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे R.E.M. व्हीलर। उन्होंने मोहनजोदाड़ो में मिले कुछ कंकालों को ऋग्वेद में बताए गए युद्धों से जोड़ दिया और एक बड़ा ही ड्रामेटिक बयान दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इंद्र आरोपी हैं। इंद्र, जिन्हें आर्यों का युद्ध का देवता माना जाता है। लेकिन फिर 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स जैसे दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पूरी थियोरी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपनी रिसर्च से ये दिखाया कि जो कंकाल मिले थे वो सब एक ही टाइम पीरियड के नहीं थे, और ना ही वो किसी ऐसी जगह मिले थे जिससे लगे कि कोई बड़ा नरसंहार हुआ हो। कोई बड़े हथियार नहीं, कोई जले हुए शहरों के सबूत नहीं, और धीरे धीरे ये नरसंहार वाली थ्योरी ये एक मिथक साबित हो गई। तो फिर आखिर हुआ क्या था? देखिए, आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स किसी एक वजह को नहीं बल्कि कई वजहों को जिम्मेदार मानते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ हो, या फिर जिन नदियों के किनारे ये बसे थे वो सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी एक कारण हो सकती है, या फिर शायद संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। तो शायद ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हुए बदलावों का नतीजा था, जिसकी वजह से शहर खत्म हो गए और लोग वापस छोटे छोटे गांवों में बसने लगे। चलिए, अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और उन खास पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, ये भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनकी प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम और एक जैसी स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें। तीसरा, मेसोपोटामिया के साथ इनके व्यापारिक रिश्ते थे। चौथा, इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पांचवां, इनके शासक कौन थे और इनका पतन क्यों हुआ, ये अभी तक तय नहीं है। और आखिर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल, ये कुछ सबसे महत्वपूर्ण साइट्स हैं। और आखिर में हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। सोचिए, 4000 साल पहले के वो लोग जो इतने शानदार शहर बना सकते थे, जो इतनी दूर तक व्यापार कर सकते थे, आखिर वो अपनी मोहरा पर क्या लिख गए? क्या कभी वो दिन आएगा जब हम उनकी लिपि को डिकोड करके उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुन पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की इस रहस्यमयी कहानी ने आपकी भी दिलचस्पी जगाई है, तो इतिहास के ऐसे ही और भी गहरे राज जानने के लिए एडुझा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।